हेलो स्टूडेंट, चैप्टर चल रहा है अमाइंस और टॉपिक हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़। अमाइंस की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी पढ़ी है? एक तो बेसिक करैक्टर ऑफ अमाइंस, दूसरी पढ़ी एल्काइलेशन, तीसरी पढ़ी एसाइलेशन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को विद द 4th केमिकल प्रॉपर्टी अमाइंस की। तो स्टूडेंट, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है वो है किस नाम से? रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो आज ये है केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 4, क्लोरोफॉर्म के साथ अमाइंस की रिएक्शन। तो स्टूडेंट मैं बता देता हूँ कि जब भी हम प्राइमरी अमाइंस को, प्राइमरी अमाइन जिसका फॉर्मूला होता है RnS2, सबको पता ही है कि जब हम प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH जब हम हीट कर देते हैं, तो जब एक्सपेरिमेंटली इस रिएक्शन को करेंगे, मान लो हमने कोई प्राइमरी अमाइन ले लिया, मीथेन अमाइन या एथेन अमाइन, उसमें क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH ऐड करने के बाद जैसे ही हीट करेंगे तो टेस्ट ट्यूब में एक बहुत ही पंजेंट स्मेल आती है, जो किस वजह से आती है? आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन की वजह से। तो स्टूडेंट, आइसोसाइनाइड बन जाता है, देखो R बॉन्ड N डबल बॉन्ड C, बाय प्रोडक्ट में निकलेगा एक तो KCl और एक निकल जाएगा H2O। बैलेंसिंग बहुत इजी है, क्लोरीन 3 है तो यहाँ लगा दो 3, ठीक है, KCl तो ये हो जाएगा 3 KOH। ऑक्सीजन देख लेते हैं कितने हैं? 3, और हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो यहाँ लग जाएगा 3 H2O। तो स्टूडेंट बन जाता है आइसोसाइनाइड। ठीक है स्टूडेंट, रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, कि जब हम किसी भी प्राइमरी अमाइन को क्लोरोफॉर्म के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH हीट करेंगे तो आइसोसाइनाइड बन जाता है। और उसकी पहचान क्या होती है? बहुत ही पंजेंट स्मेल आती है, पंजेंट यानी कि अनप्लीजेंट स्मेल। ठीक है, इस रिएक्शन को हम आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये एक नेम रिएक्शन है, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ठीक है, तो काफ़ी बार स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में आ चुकी है, तो आई होप कि तुम्हें समझ आ गई होगी। चलो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 5। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन है वो सिर्फ प्राइमरी अमाइन के लिए है, कि सिर्फ प्राइमरी अमाइन जो है वो आइसोसाइनाइड बनाते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं बनाते हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन हम यूज़ कर सकते हैं डिस्टिंग्विश करने में प्राइमरी सेकेंडरी को और प्राइमरी टर्शरी को। ठीक है, नाउ कम टू द रिएक्शन नंबर 5। टोटल 7 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 5 बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये किस नाम से है? ये अमाइंस की रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ठीक है स्टूडेंट, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। वैसे तो ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ी होगी कि मान लो जब हम अमाइंस ले लेते हैं, मान लो एरोमेटिक अमाइन ले लिया हमने एनिलीन, ठीक है स्टूडेंट, जो भी हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो वो हम स्पेसिफिकली प्राइमरी अमाइंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एरोमेटिक ले लिया, इसको हम पढ़ेंगे एनिलीन। तो तुमने पहले भी पढ़ा था कि जब हम इसको नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस एट लो टेम्परेचर, तो क्या बनेगा? सबने पढ़ा था डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N, Cl नेगेटिव N पॉजिटिव। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट में इसमें क्या निकलेगा? H2O। ऑक्सीजन 2 है तो ऑफकोर्स यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, नाइट्रोजन 2 है, सब कुछ बैलेंस्ड है, क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन है 4। ठीक है, बैलेंस्ड है। ये बन गया स्टूडेंट बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते थे? डाईएज़ोटाइजेशन। देखो एजो ग्रुप होता है नाइट्रोजन का, डाईएज़ोटाइजेशन यानी कि इसमें डाईएज़ो यानी 2 नाइट्रोजन जो है हमने इंट्रोड्यूस करा दी है। तो हमने डाइजोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन पढ़ी थी, ये थी पहले चैप्टर में, हेलोल्केन हेलोरिन में हमने डिस्कस किया था, क्योंकि डाइजोनियम सॉल्ट से हमने क्या बनाया था? डाइजोनियम सॉल्ट से हमने काफ़ी चीज़ें बनाई थी, फिनॉल भी बनाया था सेकंड चैप्टर में, ठीक है।
तो कहने का, और डाइजेनम सॉल्ट से हमने हेलोरीन्स की प्रिपरेशन पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। 4 हेलोरीन्स बनाए थे, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन। तो यहाँ पर क्या है, ये केमिकल प्रॉपर्टी है, वहाँ पर थी प्रिपरेशन डाइजेनम सॉल्ट की। तो एरोमेटिक अगर अमाइंस लेंगे तो डाइजेनम सॉल्ट बनता है ऑफ कोर्स। लेकिन स्टूडेंट अब बात करते हैं इसमें दूसरा केस, अगर हम, ये तो एरोमेटिक अमाइंस था, अगर हम लेते हैं एलिफेटिक अमाइंस, ध्यान देना, और इसको नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये ले लिया हमने, कोई भी एलिफेटिक अमाइन, कोई भी एलिफेटिक अमाइंस में कोई भी ले लो, तो इसमें स्टूडेंट बन जाएगा एल्कोहल। एल्कोहल की प्रिपरेशन थी ये फ्रॉम प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस, तुमने पढ़ा भी होगा, एल्कोहल की प्रिपरेशन थी ये रिएक्शन भी रिपीट है। प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस को नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल विद द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस अलॉन्ग विद, इसमें निकलेगा H2O, ठीक है। और स्टूडेंट इक्वेशन ये मेरे ख्याल से बैलेंस्ड ही है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 3 है नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है, बन गया एल्कोहल। वैसे तो दोनों रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, ये तो एल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ी थी, सेकंड चैप्टर में था, ये डाइजेनम सॉल्ट की प्रिपरेशन थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम अमाइंस को नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं तो एरोमेटिक अमाइंस बनाते हैं डाइजेनम सॉल्ट, और एलिफेटिक अमाइंस बनाते हैं एल्कोहल। अब उसका रीज़न सुनो, यूँ तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस भी पहले डाइजेनम सॉल्ट ही बनाते हैं, लेकिन इनका डाइजेनम सॉल्ट जो है वो स्टेबल नहीं होता, जिसकी वजह से इनके डाइजेनम सॉल्ट में से N2 निकल जाएगी, यानी नाइट्रोजन निकल जाएगी, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्कोहल में। अब क्वेश्चन ये है, और ये रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी है, बहुत बार CBSE में पूछा गया है, कि जो एरोमेटिक अमाइंस है उनके डाइजेनम सॉल्ट जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू एलिफेटिक अमाइंस के डाइजेनियम सॉल्ट। तो उसी को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझे बड़े ध्यान से। उसका रीज़न बता देता हूँ क्या है, कि एरोमेटिक के केस में रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है उनके डाइजेनियम सॉल्ट की एज़ कम्पेयर टू एलिफेटिक अमाइंस। देखो एरोमेटिक में क्या होगा, जैसे देखो इनके जो डाइजेनियम सॉल्ट होंगे, N पॉजिटिव N ट्रिपल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा दिया इसके पास, क्लोरीन जुड़ेगा तो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बन जाएगा। अब अगर इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड जो है ज़्यादा होंगे नहीं, तो यहाँ चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा डबल N, डबल बॉन्ड N, और इलेक्ट्रॉन पेयर 2 नेगेटिव, ठीक है, उस पर चार्ज रहेगा सेम पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ भी गई और चली भी गई, तो नो इफेक्ट। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इससे विड्रॉ कर लेगा, बाकी ऊपर तो सारा सेम ही है, तो यहाँ डबल आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल, ऊपर सारा सेम है, N डबल बॉन्ड N और N पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ से विड्रॉ कर लेगा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, पॉजिटिव, ऊपर तो सेम ही है, 1 2 3 4 नेगेटिव पॉजिटिव, फाइनली विड्रॉ कर लेगा ये यहाँ से, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये वाला, ये चला जाएगा वापस यहाँ, तो ऑटोमेटिकली सिर्फ डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो स्ट्रक्चर्स बन गई रेजोनेटिंग 1 2 3 4 5, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में डीलोकलाइजेशन जो है वो इन 3 स्ट्रक्चर्स में देखने को मिल रही है। तो आपको लिखना क्या है एग्ज़ाम्स में, और इस टॉपिक को समझ लें कि जो एरोमेटिक अमाइंस हैं जब उनको नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं तो वो बनाते हैं डाइजेनियम सॉल्ट, बनाते हैं डाइजेनियम सॉल्ट, एलिफेटिक भी है, लेकिन एरोमेटिक जो डाइजेनियम सॉल्ट्स हैं इनके जो डाइजेनियम सॉल्ट्स हैं एरोमेटिक कंपाउंड के, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू एलिफेटिक अमाइंस। रीज़न बीइंग ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द बेंजीन रिंग, ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द बेंजीन रिंग as a result of the resonance effect, the stability of
एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट इज मोर देन दैट ऑफ द एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस फैक्टर तो आता ही है ना, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से रिंग में पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स्ड हो गया, और इस तरह की जो एंड दिस इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट, और इस तरह की जो स्टेबिलिटी है वो एलिफेटिक अमाइंस के डाइजोनियम सॉल्ट में देखने को नहीं मिलती है। इसी वजह से एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। तो एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट क्योंकि लेस स्टेबल है तो वो एक तरीके से कह सकते हैं वो अनस्टेबल है, तो ब्रेक होके N2 गैस इवॉल्व हो जाती है वहाँ से, और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्कोहल में। तो स्टूडेंट ये रिएक्शन जो है वो डिस्टिंग्विश करने में भी यूज़ हो सकती है, किस में, एलिफेटिक अमाइंस प्राइमरी और एरोमेटिक अमाइंस। समझ आ गया? चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन पे। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 6 पे हम आ गए हैं। ठीक है, पहली पढ़ी थी बेसिक कैरेक्टर, दूसरी एल्काइलेशन, तीसरी एसाइलेशन, फोर्थ रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, फिफ्थ हो गई जो हमने अभी पढ़ी विद नाइट्रस एसिड, और सिक्स आती है विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है स्टूडेंट, केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 6 है। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हर चैप्टर में आती है, सबको पता ही है। तो ग्रिग्नार्ड के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कौन कौन से अमाइंस रिएक्ट करेंगे, प्राइमरी अमाइंस और सेकेंडरी अमाइंस ही करते हैं। कैसे करते हैं फॉर्मेट देख लेते हैं। जैसे प्राइमरी अमाइन ले लिया RNS2, इसको ऐसे दिखा दिया मैंने, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट क्या होता है, RMgX। ठीक है, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अमाइंस रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं एल्केन्स यानी कि हाइड्रोकार्बन्स। तो देखो एल्केन्स बन जाएगा ये इस तरीके से R-H, और बाय प्रोडक्ट में निकल गया बेसिक MgX, और ये बच गया NHR वैलेंसी के हिसाब से। ठीक है, तो एल्केन बनते हैं जब हम ग्रिग्नार्ड के साथ ट्रीट कराते हैं अमाइंस को। ये हमने बात करी थी प्राइमरी अमाइंस की विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ठीक है, सेकेंडरी अमाइंस लोगे तो यहाँ पे एक R और आ जाएगा NH के साथ, R2NH रह जाएगा, बाकी सारा सेम है, एल्केन ही बनेगा। तो जब हम अमाइंस को रिएक्ट कराते हैं, अच्छा टर्शरी ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट करके एल्केन क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि टर्शरी अमाइंस में हाइड्रोजन नहीं होता है। क्लियर? तो ये सिंपल सी रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 6। नाउ कम टू द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी। सबको पता ही होगा कि एक केमिकल प्रॉपर्टी जो हर चैप्टर में, हर फंक्शनल ग्रुप में हम पढ़ते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में, वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये है केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 7। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से देख लें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। सबको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल एक वीक इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस करेगा। जल्दी से बता दो कौन कौन से एटम, हेलोजन एटम, नाइट्रो ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, एल्काइल ग्रुप और एसाइल ग्रुप, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल देन हाइड्रोजन। बहुत बार ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स। इन एटम्स के जो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, और हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा वीक। ठीक है, तो वही रिएक्शन आ जाएंगी इसमें, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, उन्हीं की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हेलोजिनेशन की। एरोमेटिक्स में पढ़ना है, एरोमेटिक यानी कि हम बात कर रहे हैं एनिलीन की। ठीक है, अब सबको पता है एक चीज़, तो जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो हाइड्रोजन निकलेगा। मान लो चाहे हम हेलोजिनेशन कराएं, चाहे हम नाइट्रेशन कराएं, चाहे सल्फोनेशन कराएं, तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा तो वो देखना पड़ेगा हमें।
ग्रुप किस तरह का जुड़ा है बेंजीन से। NH2 जो है सबको पता है नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है तो रिंग को डोनेट करेगा। रिंग को डोनेट करेगा तो ये कैसा ग्रुप है, एक टाइप का एक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कह लो, वो होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप। और जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, डोनेटिंग। और विड्रॉइंग क्या होते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी कहते हैं, जो होते हैं मेटा डायरेक्टिंग, यानी वो सब्स्टिट्यूशन मेटा पे कराएंगे, ये कराएगा ऑर्थो पैरा। लेकिन अगर हम NH2 ग्रुप में नाइट्रोजन की बात करें तो ध्यान देना, ये एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जैसे फिनॉल में हमने पढ़ा था। फिनॉल और ये जो NH2 है नाइट्रोजन है, ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में आता है नाइट्रोजन भी। तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका यूजुअली हेलोजिनेशन कराएंगे, हम पहले बात कर रहे हैं हेलोजिनेशन की, ठीक है, तो मान लो अगर मैं इसका हेलोजिनेशन कराता हूँ, यानी कि मैं डायरेक्ट अगर इसका ब्रोमिनेशन कराता हूँ विद ब्रोमीन वाटर कह लो, तो क्या होगा, ये इतना स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है कि ये पॉली हेलोजन कंपाउंड बना लेगा। जैसे फिनॉल में पढ़ा था हमने, Br सारे ऑर्थो पैरा पे हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन, Br और Br, ठीक है। ये लेना पड़ेगा तुम्हें 3Br और इसमें निकल जाएगा 3HBr, ठीक है, यहाँ पे 3 लगा लेना, 3HBr। नेमिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गया 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। फिनॉल की तरह ये भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है कि अगर इसका हम डायरेक्ट हेलोजनेशन कराएंगे तो ये बना देगा पॉली हेलोजन कंपाउंड, ठीक है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा इसमें। तो सिंपल रिएक्शन है, जैसे फिनॉल में पढ़ा था वैसे ही है। अब हम बात ये करते हैं कि अगर हमें प्रोडक्ट चाहिए ऑर्थो और पैरा पे, जैसे हमने फिनॉल में भी पढ़ा था, तो फिनॉल में तो हमने लेस पोलर सॉल्वेंट लिया था, इसमें कैसे करना है इनडायरेक्टली उसको समझे। और ये एक कन्वर्जन भी है NCERT का, कि अगर हमें एनिलीन का हेलोजिनेशन करा के ऑर्थो और पैरा पे हमें लेकर आना है, तो हम कैसे लेके आएंगे, बड़े ही ध्यान से सुने। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने एनिलीन ले लिया, ठीक है स्टूडेंट, एनिलीन हो गया बेंजीन के ऊपर NH2, आपको पहले क्या कराना पड़ेगा, इसमें एक केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एसाइलेशन, तो इसमें एसाइलेशन करा दो। एसाइलेशन यानी एसिड क्लोराइड के साथ ट्रीट करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, एसिड एनहाइड्राइड ले लो, एक ही बात है। तो एसाइलेशन होगा, ये उसमें जाएगा, क्या बनेगा, देखो एसाइलेशन हमने पढ़ा था, एरोबेटिक्स में भी पढ़ा था हमने, ये बनेगा NH और ये जुड़ जाएगा COCH3, और बाय प्रोडक्ट में हाइड्रोजन यहाँ से, और ये बचा CH3COH, ये CH3COH वहाँ से निकला और ये चला गया, इसके साथ एसाइलेशन हो गया, और इसको हमने क्या नाम दिया था, दिस इज एसिड एनिलीड, ठीक है। तो इनडायरेक्टली कराते हैं हम हेलोजिनेशन ऑर्थो पैरा के लिए, पहले एसाइलेशन कराएंगे, ये सिंपल एसाइलेशन है, कुछ नहीं है, सिंपल एसाइलेशन है, एसिड क्लोराइड भी ले सकते थे तो उसमें HCl निकल जाता है, इतना ही फ़र्क है। तो इसके बाद इसका हम कराएंगे फिर हेलोजिनेशन यानी ब्रोमिनेशन, किसी वीक एसिड की प्रेजेंस में, जैसे एसिडिक एसिड है या लेविस एसिड, एनहाइड्रस, AlCl3, वो तो लेते ही है ना हेलोजिनेशन में, कोई भी वीक एसिड ले लो। तो ये भाई 2 प्रोडक्ट देगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस रिएक्शन को, इसका जब हेलोजिनेशन कराएंगे तो ये 2 प्रोडक्ट देगा, एक तो ऑर्थो पे सब्स्टिट्यूशन होगा और एक होगा स्टूडेंट पैरा पे, NHCO CH3 और Br, ठीक है। नेमिंग हम इसकी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 ब्रोमो, चलो नेमिंग अभी छोड़ो, ये इंटरमीडिएट है, ठीक है। ये 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, इसमें बाय प्रोडक्ट में HBr दिखा सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है एनिलीन। एनिलीन बनाना है तो हमें ये एसिटाइल ग्रुप रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव। ऑर्थो पैरा पे आ तो गया ब्रोमीन, लेकिन हमें इसमें क्या करना है, इस एसिटाइल ग्रुप को रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करा देंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ, इसका हम कर देंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी ये बना देगा NH2, एक हाइड्रोजन पहले ही था, एक अब आ गया NH2, यहाँ से आएगा हाइड्रोजन वाटर से, ठीक है।
और बाय प्रोडक्ट में इसमें क्या निकल जाएगा, CH3COOH। जो OH बचेगा वो इसके साथ जुड़ के एज एन एसिडिक एसिड निकाल देगा। तो एक ब्रोमीन तो आ जाएगा इस पे ऑर्थो पे, और एक ब्रोमीन आ जाएगा पैरा पे, ठीक है। और सिमेट्री की वजह से पैरा वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। तो ये कन्वर्जन भी हो गया, इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये हो जाएगा 4 ब्रोमो एनिलीन, ठीक है स्टूडेंट। और ये क्या होगा, 2 ब्रोमो एनिलीन। तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड है कि एनिलीन से ऑर्थो पैरा पे हमें कैसे लेके आना है। पहले हमने एक इसकी केमिकल प्रॉपर्टी यूज़ करी, एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप रिंग में गया, हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है। तो ये बन गया एक इंटरमीडिएट, इसका हमने हेलोजिनेशन कर दिया, ठीक है। ये भी एक इंटरमीडिएट है। उसके बाद हमने इसका हाइड्रोलिसिस करके हमने क्या बना दिया, ऑर्थो और पैरा पे। तो स्टूडेंट ये एक कन्वर्जन भी है, CBSE में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। इसको इस तरीके से तुम्हें कराना है। तो ये हमने अभी तक पढ़ा हेलोजिनेशन। अब हम बात करते हैं नाइट्रेशन की, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो 5 है, ठीक है। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार जल्दी से, नाइट्रेशन की बात कर लेते हैं पहले। नाइट्रेशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। सेकंड पढ़ रहे हैं नाइट्रेशन इसमें। अब सबको पता है कि जो नाइट्रेशन, अगर हम एनिलीन का नाइट्रेशन डायरेक्ट करा दें, नाइट्रेशन के लिए हमें नाइट्रिक एसिड लेना होता है, ठीक है। चलो ऐसे ही लिख देता हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है नाइट्रेशन हमेशा। क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना या एक्टिवेट करना फ्रॉम द नाइट्रिक एसिड। तो अगर हम डायरेक्ट नाइट्रेशन करा देंगे तो स्टूडेंट देखिए कि प्रोडक्ट क्या बनेंगे इस बार, NH2 नाइट्रो, NH2 नाइट्रो। भाई ऑर्थो पैरा तो होना ही चाहिए ना, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ये है 2 नाइट्रो एनिलीन, ये है 3 नाइट्रो एनिलीन, ये है 4 नाइट्रो एनिलीन। इसकी यील्ड है 2%, इसकी है 47% और इसकी है 51%। अगर एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन कराते हैं, सवाल ये है कि मेटा पे क्यों आया, और मेटा पे आया तो उसकी यील्ड भी क्या है, करीब करीब अच्छी यील्ड है उसकी। इसको अगर अवॉइड कर दे तो 1:1 ही हो गया ना। तो क्वेश्चन ये है कि मेटा नाइट्रो एनिलीन की यील्ड ज़्यादा क्यों है। तो उसका सीधा सा रीज़न मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जब हम एनिलीन लेते हैं, ये क्या है, दोनों की दोनों क्या है, मिनरल एसिड है। तो मिनरल एसिड की प्रेजेंस में जो एनिलीन है, अब एनिलीन के पास क्या होता है भाई, देखो ध्यान देना, एनिलीन में नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर है और ये हो गया एसिड, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन जो है इस एसिड के साथ डोनेट करके बॉन्ड बना लेगा और बेसिकली ये क्या बनाएगा, ध्यान देना, RNH3 पॉजिटिव। ये एक तरीके से बन गया एनिलीनियम आयन। अब नाइट्रोजन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव तो बिहेव करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन, और क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग, इसलिए सब्स्टिट्यूशन होगा मेटा पे। यानी कि काफ़ी मॉलिक्यूल जो हैं दे अंडरगो प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होने के बाद नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, वो होते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप यानी कि मेटा डायरेक्टिंग। इसलिए काफ़ी मॉलिक्यूल्स ने जो प्रोडक्ट दिया वो कहाँ पे दिया, मेटा पे। तो ये रीज़न है स्टूडेंट, ठीक है। मिनरल एसिड की प्रेजेंस में प्रोटोनेशन हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये एक एसिड बेस रिएक्शन है, ये बन गया सॉल्ट, एनिलीनियम आयन बन जाएगा ये। तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये विड्रॉ करेगा और मेटा डायरेक्टिंग होगा, इसलिए ये वाली यील्ड भी बनी है ज़्यादा। समझ आ गया। अब केस दूसरा कि अगर मान लो हमें ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो चाहिए सिर्फ, जिसमें पैरा वाला हो मेजर प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट जैसे मैंने अभी तुम्हें हेलोजिनेशन कराया था ऐसे ही नाइट्रेशन कराना है। पहले क्या करना है, एनिलीन लेना है, एसाइलेशन कराएंगे, एसिड एनिलीड बनाएंगे, उसके बाद उसका कराएंगे नाइट्रेशन, फिर वो ऑर्थो पैरा पे देगा। उसके बाद एसिडाइल ग्रुप करने के लिए हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है। तो ऑर्थो और पैरा पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। जैसे हेलोजिनेशन कराया है वैसे ही होगा नाइट्रेशन, अगर ऑर्थो और पैरा पे तुम्हें प्रोडक्ट चाहिए तो मेरे ख्याल से तुम कर सकते हो जैसे मैंने भी कराया था, ठीक है स्टूडेंट। तो नाइट्रेशन हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं सल्फोनेशन की। देखो सल्फोनेशन भी यूजुअली नहीं हो पाता है क्योंकि वही बात हो जाएगी, डाइजेनम सॉल्ट बन जाएगा, सॉरी डाइजेनम सॉल्ट कह रहा हूँ, एनिलीनियम आयन बन जाएगा।
ठीक है। तो ड्रास्टिक कंडीशन पर, ड्रास्टिक कंडीशन का मतलब एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर हम सल्फोनेशन कराते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन तो सिंपल ही रहेगी सल्फोनेशन की। रिएक्शन कैसे लिखनी है तुम्हें, एनालीन लेना है, वही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट कर देंगे। ऑफ कोर्स दो प्रोडक्ट देगा ये, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। और स्टूडेंट जो पैरा वाला होगा वो होगा मेजर प्रोडक्ट, सबको पता है, ठीक है, 1 और 4, 1 और 2, ठीक है। ये इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये यहाँ से नंबरिंग भी कर सकते हो, 1 2 और 1 और 4। ये हो गया 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और वो हो गया 2 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सिंपल सल्फोनेशन कराया, मेजर प्रोडक्ट यही होगा। सल्फ्यूरिक एसिड को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, OHSO3H कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, तो इसमें बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, वाटर। और ये था एनालीन। तो ड्रास्टिक कंडीशन पे हम कराते हैं सल्फोनेशन, ठीक है। ड्रास्टिक का मतलब एट वेरी हाई टेम्परेचर या प्रेशर, या दोनों भी हो सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी आज की स्टूडेंट। सल्फोनेशन के बाद क्या आता है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट हो जाती हैं वाइन्स की। टोटल 7 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो देख लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। डी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, जिसमें एल्काइलेशन और एसाइलेशन हम दोनों की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट सबको पता है कि इसमें भी नहीं होगी, डज नॉट अकर इन अमाइन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस डज नॉट अकर, रीज़न ड्यू टू दी सॉल्ट फॉर्मेशन। देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं होती है, ठीक है। ये एसिड हो गया, ये बिहेव कर रहा है एज ए बेस लॉन पेयर की वजह से। तो एसिड बेस रिएक्शन, देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, लेविस एसिड एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3, ठीक है। इन लेविस एसिड का काम क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन कराना। अब लेविस एसिड हमने ले लिया, लेकिन जो अमाइन है, एनालीन है, वो एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो वो इस एसिड के साथ रिएक्ट करके बना लेगा एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। क्या बनाएगा, देखो ये आ जाएगा NH2 पॉजिटिव और AlCl3 नेगेटिव, ठीक है। ये बन गया एक सॉल्ट। और स्टूडेंट सॉल्ट की वजह से, क्योंकि जो AlCl3 है उसका रोल ही ख़त्म हो गया, तो सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं। इसी वजह से फ्रीडल क्राफ्ट ना तो एल्काइलेशन होता है अमाइंस में, ना ही एसाइलेशन होता है। सिंपल तुम्हें लिखना है, ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्मेशन बिटवीन दी अमीनो ग्रुप एंड लेविस एसिड एनहाइड्रस AlCl3। तो स्टूडेंट ये थी केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 7। तो इस चैप्टर में अमाइंस में इतना ही है, 6 प्रिपरेशन हमने पढ़ी थी और 7 है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आज का भी वीडियो तुम्हें पसंद आया है तो स्टूडेंट्स कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलो, थैंक यू।